नमस्ते। दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इजराइल ने गाजा फ्लोटिला को रोका। तो बात यह है कि एक जहाज़ों का बेड़ा जिसे ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला कहा जा रहा था, वो गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रहा था। उनका मकसद क्या था? गाजा की जो नेवल ब्लॉकेड है उसे चुनौती देना और वहां मानवीय सहायता मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना। ये पहले भी हुआ है वैसे। हाँ, ये कोशिशें पहले भी हुई हैं और इस बार भी इजरायली नेवी ने इन जहाज़ों को रोक दिया है। और ये कोई छोटा मोटा बेड़ा नहीं था। करीब 40 से ज़्यादा कश्तियाँ मतलब बोट्स थीं इसमें। कुछ रिपोर्ट्स 44 कही हैं और लगभग 450 से 500 एक्टिविस्ट्स थे जिन्हें हिरासत में लिया गया। ये दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों से आए थे। 40 देशों से? बाप रे। जी हाँ, तो जाहिर है ये कोई छोटी घटना नहीं थी, इसका असर तो होना ही था। बिल्कुल। अच्छा, तो इस पहलू पर थोड़ी और बात करते हैं। ये रोक-टोक हुई कैसे? मतलब क्या हुआ था वहां पर? क्या डिटेल्स पता चली हैं? देखिए, कुछ एक्टिविस्ट ने कोशिश की थी कि वो पूरी घटना को लाइव स्ट्रीम करें। हम्म। उन स्ट्रीम्स में जो थोड़ी देर चली, उसमें दिख रहा था कि इजरायली नेवी के जहाज पास आ रहे हैं, तेज लाइट्स फ्लैश कर रहे हैं और फिर उन्होंने फ्लोटिला के जहाजों पर बोर्डिंग शुरू कर दी। एक्टिविस्ट दिख रहे थे लाइफ जैकेट्स पहने हुए। कई ने तो अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे, शायद ये दिखाने के लिए कि वो निहत्ते हैं, कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे। कुछ ने तो अपने फोन वगैरह फेंकने से ठीक पहले तक स्ट्रीम करने की कोशिश की। मैंने ये भी सुना कि वाटर कैनन्स और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हुआ। ये बात सही है? बिल्कुल। फ्लोटिला के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका यही कहना है कि एक्टिविस्ट पर पानी की तेज बौछारें मारी गईं, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ और ये सब शुरू हुआ गाजा तट से करीब 70 नॉटिकल माइल दूर, मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में। इंटरनेशनल वाटर्स में? हाँ, वहीं से इंटरसेप्शन शुरू हुआ। कुछ जहाजों को शायद और करीब आकर रोका गया। इंटरनेशनल वाटर्स, ये थोड़ा पेचीदा नहीं है? मतलब वहां तो किसी एक देश का सीधा कंट्रोल नहीं होता ना, वहां इजराइल कैसे कार्रवाई कर सकता है? एग्जैक्टली यही तो सबसे बड़ा सवाल है और यहीं पर लीगल बहस छिड़ जाती है। आमतौर पर तो इंटरनेशनल वाटर्स सबके लिए खुले होते हैं, किसी एक देश की संपत्ति नहीं। लेकिन इजराइल का तर्क यह है कि गाजा की नेवल ब्लॉकेड के चलते सिक्योरिटी रीजन से उन्हें उस इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार है, भले ही वो इंटरनेशनल वाटर्स हो। हाँ, उनका कहना है कि ये जहाज एक एक्टिव कॉम्बैट जोन यानी सक्रिय युद्ध क्षेत्र के पास आ रहे थे और वो एक लॉफुल नेवल ब्लॉकेड मतलब एक वैध समुद्री नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहे थे। अच्छा। इसी बात पर कानूनी असहमति है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने तो इन जहाजों को प्रोवोकेशन याच या सेल्फी याच तक कह दिया। उकसावे वाले जहाज? हाँ, मतलब जो सिर्फ उकसाने या पब्लिसिटी के लिए आए हों, ये उनका नजरिया है। और फ्लोटिला वालों का क्या कहना था? उनका क्या तर्क था इस पर? क्योंकि जमीन के रास्तों से मदद भेजना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत कम जा पा रही है। उनका मानना है कि बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सहायता ले जाना इंटरनेशनल लॉ के तहत उनका अधिकार है। उन्होंने इजराइल की कार्रवाई को साफ तौर पे इल्लीगल यानी अवैध बताया और कहा कि ये कोई रक्षा का कार्य नहीं है, बल्कि ये हताशा का कार्य है। मतलब डेस्परेशन में किया गया एक्शन। इसमें कुछ जाने माने लोग भी थे ना। मैंने स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना था। हाँ, बिल्कुल। ग्रेटा थनबर्ग भी उन एक्टिविस्ट में शामिल थी जिन्हें हिरासत में लिया गया। बल्कि इजरायली विदेश मंत्रालय ने खुद एक फुटेज भी जारी की थी जिसमें आर्मी का एक सदस्य उन्हें पानी और जैकेट देते हुए दिख रहा है। अच्छा। हाँ, शायद ये दिखाने के लिए कि उनके साथ ठीक बर्ताव किया जा रहा है। उनके अलावा बार्सिलोना की पूर्व मेयर एडा कोलाओ और यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर रीमा हसन भी हिरासत में लिए गए लोगों में थीं। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी नेवी की काफी तारीफ की, कहा कि प्रदर्शनकारियों को सुरक्षित पकड़ा गया और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इन सभी हिरासत में लिए गए लोगों को अशदोद पोर्ट ले जाया गया, जहां से उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना हुई, इतने देशों के लोग शामिल थे, तो दुनिया भर में रिएक्शंस तो आए होंगे, विरोध प्रदर्शन हुए होंगे। बिल्कुल जबरदस्त रिएक्शन था। कई महाद्वीपों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। यूरोप में देखें तो इटली में रोम, मिलान, नेपल्स, बुलोना जैसे शहरों में, स्पेन में बार्सिलोना, मैड्रिड में, ग्रीस में एथेंस, थेसलोनिकी, बेल्जियम में ब्रुसेल्स, काफी जगह। हाँ, डबलिन, बर्लिन और दुनिया भर में देखें तो ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, इस्तांबुल, तुर्की, ट्यूनिस, ट्यूनीशिया, ब्रासीलिया, ब्राजील, जेनीवा, स्विट्जरलैंड, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। रोम में तो 10,000 से ज्यादा लोग थे, ब्रुसेल्स में करीब 3,000, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन में प्लान था, बांग्लादेश, कई जगह विरोध हुआ। मतलब स्केल काफी बड़ा था। इन विरोध प्रदर्शनों में क्या नारे लग रहे थे?
माहौल कैसा था? शांतिपूर्ण थे या कुछ झड़पें वगैरह भी हुई? ज्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही थे, लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर थोड़ी टेंशन और झड़पें भी देखने को मिली। जैसे बार्सिलोना से खबर आई कि दंगा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया जब वो बैरिकेड्स पार करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। ब्रुसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने जो भीड़ जमा थी, उन्होंने स्मोक बॉम्ब और पटाखे चलाए। जिनेवा में सेंट्रल स्टेशन के पास पाकी इलाके में कुछ युवाओं ने आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस को दंगा गियर में आकर उन्हें हटाना पड़ा। एथेंस में भी आतिशबाजी और फ्लेयर्स का इस्तेमाल हुआ। एक नारा जो कई जगह सुनाई दिया वो था, वी आर प्रिपेयर्ड टू ब्लॉक एवरीथिंग, द जेनोसाइडल मशीन मस्ट स्टॉप इमीडिएटली। हम सब कुछ ब्लॉक करने को तैयार हैं, ये नरसंहार की मशीन तुरंत रुकनी चाहिए। हाँ, यही ये गुस्सा दिखाता है। आम लोगों की क्या भावनाएं थी इस घटना को लेकर? कोई पर्सनल स्टोरीज आई सामने? हाँ, लोगों की भावनाएं बहुत तीव्र थीं। जैसे डबलिन में एक माँ थी, मरियम मैकनली, जिनकी बेटी फ्लूटिला में थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित हूँ, लेकिन मुझे उस पर और वो जो कर रही है उस पर बहुत गर्व है। वो इतने गंभीर खतरे के बावजूद मानवता के लिए खड़ी है। ब्रुसेल्स में एक प्रदर्शनकारी, ईसिस नाम बताया गया, उसने ईयू से अपील की कि वो नाव की रक्षा करें और इजराइल को जो भारी रकम दी जा रही है उसे रोकें। एथेंस में पेट्रोस कॉन्स्टेंटिनो नाम के व्यक्ति ने इसे इजरायली रंगभेदी राज्य का बर्बर कदम कहा। कुआलालंपुर में ईली फरहान नाम की महिला ने कहा, वे सिर्फ सहायता और बच्चों का खाना ला रहे थे, ये गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण है। तो ये आम लोगों की आवाज थी। और दुनिया भर की सरकारें कैसे रिएक्ट कर रही थी? कोई ऑफिशियल निंदा वगैरह हुई? हाँ, कई देशों ने बहुत कड़ी निंदा की। तुर्की ने इसे आतंकवाद का कार्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। पाकिस्तान ने इसे इजराइल की जारी आक्रामकता का हिस्सा कहा। कोलंबिया ने तो बहुत कड़ा कदम उठाया। उन्होंने इजरायली राजनयिकों को देश से निकाल दिया और इजराइल के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी खत्म कर दिया। अरे बाप रे। हाँ, और कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने गाजा की नाकाबंदी को नरसंहार यानी जेनोसाइड तक कह दिया। हालांकि इजराइल इस आरोप को लगातार खारिज करता है। मलेशिया और बोलीविया ने भी आलोचना की। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी मानवाधिकार संस्था ने कहा कि गाजा पर इजराइल की नाकाबंदी गैर कानूनी है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यूएन की स्पेशल रैपोर्टर फ्रांचेस्का एल्बानीज ने इसे अवैध अपहरण कहा। अच्छा, और यूरोपियन देशों का क्या रुख रहा? खासकर उनके नागरिक भी तो हिरासत में लिए गए थे। हाँ, यूरोपियन देशों ने पहले तो अपने नागरिकों को चेतावनी दी थी कि वो इजराइल के साथ टकराव से बचें। अब जब उनके नागरिक हिरासत में ले लिए गए तो उनका कहना है कि वो उनकी सुरक्षित वापसी के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस पूरे फ्लोटीला प्रयास की आलोचना की। उन्होंने इटली के ट्रेड यूनियनों द्वारा घोषित एकजुटता हड़ताल की भी निंदा की। उनका कहना था कि इससे फिलिस्तीनी लोगों को कोई फायदा नहीं होगा और इतालवी नागरिकों के लिए समस्याएं पैदा होंगी। अच्छा, आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने इसे चिंताजनक बताया और उम्मीद जताई कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेगा। कम से कम 7 आयरिश नागरिक हिरासत में थे, जिनमें सिन फेन के सीनेटर क्रिस एंड्रूज भी शामिल थे। यूके के फॉरेन ऑफिस ने भी कहा कि वो प्रभावित परिवारों के संपर्क में हैं और सुरक्षित समाधान की उम्मीद करते हैं। यहाँ एक और एंगल फीफा का भी है जो काफी दिलचस्प है। फीफा, फुटबॉल। हाँ, फीफा चीफ जियानी इन्फेंटिनो ने इस मसले पर कहा कि भाई फुटबॉल जियोपॉलिटिकल मुद्दे हल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये दुनिया को जोड़ने का काम जरूर कर सकता है। उन पर दबाव था कि इजराइल को सस्पेंड किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे रूस के साथ यूक्रेन पर हमले के बाद 2022 में किया गया था। हाँ, याद है। नॉर्वे फुटबॉल फेडरेशन की प्रमुख लीजे क्लेवेनेस ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी व्यक्तिगत राय में अगर रूस बाहर है तो इजराइल को भी बाहर होना चाहिए। ओह। हालांकि फीफा ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। ये दिखाता है कि कैसे खेल और राजनीति अक्सर उलझ जाते हैं। सही बात है। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरे मामले का संदर्भ समझते हैं। ये फ्लोटिला आखिर गया ही क्यों था? मतलब ये जो पूरी नाकाबंदी है, ब्लॉकेड है, इसका क्या मामला है? बैकग्राउंड क्या है इसका? देखिए, अब ये फ्लोटिला सालों से चली आ रही गाजा की नाकाबंदी को तोड़ने और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक समुद्री रास्ता खोलने की एक और कोशिश थी। वजह यह है कि जमीन के रास्ते से, जैसे रफा क्रॉसिंग से, सहायता बहुत ही सीमित मात्रा में और काफी मुश्किलों के बाद जा पा रही है। तो जैसा हमने पहले भी बात की, एक्टिविस्ट का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बिना हथियार की सहायता ले जाना उनका अधिकार है। और इजरायली नाकाबंदी क्यों बनाए हुए हैं? उनका क्या जस्टिफिकेशन है?
इजराइल का लगातार यही कहना है कि ये सुरक्षा कारणों से मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जरूरी है ताकि हमास जैसे समूहों तक हथियार ना पहुंच सकें। अच्छा। ये नाकाबंदी 2007 में जब हमास ने गाजा में सत्ता संभाली उसके बाद से अलग अलग स्तर पर जारी है, कभी ज्यादा सख्त कभी थोड़ी नरम, लेकिन ब्लॉकेड बनी हुई है। लेकिन इसकी आलोचना भी तो जबरदस्त होती है। हाँ, बहुत ज्यादा। आलोचक इसे सामूहिक सजा यानी कलेक्टिव पनिशमेंट कहते हैं। सामूहिक सजा। हाँ, मतलब एक समूह जैसे हमास के कामों के लिए पूरी आबादी यानी गाजा के आम लोगों को सजा देना, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून में बहुत समस्याग्रस्त माना जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसे गैर कानूनी मानती है और जैसा हमने सुना, कोलंबिया जैसे देश इसे नरसंहार तक कह रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है। यूएन के स्पेशल रैपोर्टियर्स ने भी इसकी वैधता पर सवाल उठाए हैं। और ये सब कुछ उस बड़े संघर्ष के बीच हो रहा है जो पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था। बिल्कुल। ये पूरी घटना अक्टूबर 7, 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुए युद्ध के दौरान हो रही है। उस हमले में इजरायली आंकड़ों के अनुसार करीब 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस जवाबी हमले में अब तक 66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 66,000 से ज्यादा? हाँ, ये आंकड़े वाकई बहुत भयावह हैं। तो जाहिर है ऐसी स्थिति में गाजा में मानवीय स्थिति बहुत खराब होगी। बेहद गंभीर। पिछले महीने ही एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह है आईपीसी यानी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, जिसे यूएन का समर्थन भी है, उसने पुष्टि की थी कि गाजा में अकाल मतलब फैमिन की स्थिति है। अकाल, फैमिन? जी हाँ। यूएन के मानवीय मामलों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने इसके लिए सीधे तौर पर इजराइल द्वारा सहायता पहुंचाने में डाली जा रही व्यवस्थित बाधा यानी सिस्टमैटिक ऑब्स्ट्रक्शन को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे सरासर झूठ कहा है और आईपीसी के सबूतों को खारिज किया है। तो दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग बातें कही जा रही हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि फ्लोटिला का एक जहाज अभी भी चल रहा है, उसे रोका नहीं गया। ये कैसे हुआ? हाँ, ये वाकई एक हैरान करने वाला मोड़ है इस कहानी में। पोलैंड के झंडे वाला एक जहाज है जिसका नाम मैरिनेट है। हाँ। वो इंटरसेप्शन से बच निकला। कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरू में उसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और वो मुख्य समूह से काफी पीछे रह गया था। अच्छा, तो वो अब कहाँ है? क्या वो अब भी गाजा की तरफ जा रहा है? शुक्रवार यानी 3 अक्टूबर सुबह तक की रिपोर्ट्स के अनुसार वो गाजा की तरफ बढ़ रहा था। उस पर 6 लोगों का क्रू है, एक ऑस्ट्रेलिया कैप्टन जिनका नाम कैमरन बताया गया, कुछ तुर्की नागरिक और ओमान की एक महिला। एक लाइव ट्रैकर के मुताबिक वो गाजा के समुद्री क्षेत्र से करीब 43 नॉटिकल मील यानी लगभग 80 किलोमीटर दूर था। उसका लाइव स्ट्रीम भी चल रहा था जिसमें क्रू को सुबह सूरज उगते हुए जहाज चलाते देखा जा सकता था। तो क्या इजराइल उसे भी रोकेगा? उनकी तरफ से कोई बयान आया है इस बार? इजराइल के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मैरिनेट ने नाकाबंदी वाले क्षेत्र यानी एक्टिव कॉम्बैट जोन में घुसने की कोशिश की तो उसे भी रोका जाएगा। मतलब खतरा अभी टला नहीं है उस जहाज के लिए? बिल्कुल नहीं। सबकी नजरें अब उसी पर हैं कि आगे क्या होता है। और क्या ये इस तरह का आखिरी प्रयास होगा या हमें और भी ऐसी कोशिशें देखने को मिल सकती हैं? ऐसा लगता तो नहीं है कि ये आखिरी प्रयास होगा। फ्लोटिला की लीगल टीम से जुड़ी एक सदस्य हैं काउम है बटरली, जो एक सपोर्ट वेसल पर थी। उन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में एक और समूह है फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन। अच्छा। वो फिर से नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास करेगा। इसमें करीब 13 जहाज शामिल हो सकते हैं और वो भी शायद इसी रास्ते से गाजा जाने की कोशिश करेंगे। ये वही गठबंधन है जिसने पहले भी 2 प्रयास किए थे जिन्हें रोका गया था। मतलब ये मामला अभी जारी रह सकता है? हाँ, ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये घटना एक तरफ मानवीय सहायता पहुंचाने के मिशन और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं और एक लंबे समय से चली आ रही नाकाबंदी की वैधता के बीच के गहरे तनाव को उजागर करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये घटना एक बात साफ करती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाएं वहां धुंधली हो जाती हैं जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय संकट आमने सामने हो। जमीनी हकीकत अक्सर कानूनी किताबों से आगे निकल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जल में इंटरसेप्शन की वैधता, खुद नाकाबंदी की कानूनी वैधता, ये सब बहुत बड़े और पेचीदा सवाल खड़े करता है जिन पर दुनिया भर में बहस जारी है और शायद जारी रहेगी। यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि संघर्ष क्षेत्रों में इस तरह के अहिंसक प्रयास या एक्टिविज्म आखिर कितने प्रभावी हो सकते हैं, खासकर जब उनका सामना एक संगठित राष्ट्र शक्ति यानी स्टेट पावर से हो
और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अपनी सीमाएं कहाँ तक हैं जब जमीनी हकीकत इतनी जटिल हो? ये सवाल वाकई विचार करने लायक है। ओके, तो उम्मीद है आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। जियोपॉलिटिक्स विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।